जनता की आवाज कष्ट निवारण मंच के चौपाल कार्यक्रम में आज जनता के सवालों का जवाब देंगे कांग्रेस के पिछड़े वर्ग के कदावर नेता श्री अनिल सैनी जी। श्री अनिल सैनी जी ने अपना राजनीतिक कैरियर छात्र राजनीति से 1995 में कानून की पढ़ाई दौरान शुरू किया। आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वर्ष 2005 में हरियाणा सरकार डिप्टी एडवोकेट जनरल रहे। हरियाणा में सन 2000 में प्रदेश के पिछड़ों को लामबंद करने का संघर्ष आरंभ किया और हरियाणा के हजारों गांवों में बार बार दौरे किए और पिछड़े वर्ग में कैडर कैंप दिए। हरियाणा के इस कमेरे वर्ग को इनकी वोट की कीमत का एहसास कराया और हरियाणा के पिछड़ों में एकता की अलख जगाई। हरियाणा के तमाम शहरों, कस्बे और जिलों में पिछड़ों की बड़ी बड़ी रैलियां करके प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों का राजनीतिक एहसास कराया, जिसका फायदा बीजेपी उठा ले गई। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। हरियाणा के लाखों लोग आपके संघर्ष को बखूबी जानते हैं। श्री अनिल सैनी वर्ष 2018 से वर्ष 2023 तक ऑल इंडिया ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। आप केरल, पौंडीचेरी व उत्तर प्रदेश के ओबीसी पिछड़ा वर्ग के कांग्रेस के प्रभारी रहे। आप वर्ष 2019 में राहुल गांधी की अमेठी लोकसभा सीट के चुनाव प्रभारी भी रहे। हरियाणा में जाट आरक्षण के दंगों के बाद जब प्रदेश का माहौल खराब था, तब आपने ही भाईचारा सम्मेलन करके सामाजिक भाईचारा बनाने का काम किया था। श्री अनिल सैनी वर्ष 2000 से पिछले वर्ग के मुद्दों को बेबाक तरीके से उठाते रहे हैं। आप वर्ष 2006 से ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एकता मंच के अध्यक्ष के तौर पर कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। आवाज कष्ट निवारण मंच के चौपाल कार्यक्रम में सबसे पहले आप सभी का स्वागत। आज चौपाल कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान हैं वो पिछड़ा वर्ग से लंबे समय से संघर्षरत रहे और आपसी भाईचारे की बुनियाद को खड़ा करने वाले और शासन और प्रशासन की विचारधारा को पिछड़ा वर्ग के साथ मिला करके पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए पिछले लगभग वर्ष 2000 से लगातार कार्य करते हुए आज पिछड़ा वर्ग में एक कर्मठ, जुझारू और बेबाक आवाज को बुलंद करने के लिए जाने जाते हैं श्री अनिल सैनी जी। सैनी साहब, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी से पहला सवाल है, पिछड़े वर्ग की शिक्षा और रोजगार को लेकर आपकी क्या राय है? लंबा अरसा आपका रहा है और पिछड़ा वर्ग की राजनीति के साथ साथ आप जो है सामाजिक स्तर पे भी पिछड़ा मुद्दों को उठाते रहे हैं। तो पिछड़ा वर्ग के रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, ये हमने एक मूवमेंट चलाई थी सन 2000 में जी। मैंने वकालत करने के बाद प्रैक्टिस जब मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में शुरू की थी, तो उस दौरान हरियाणा का जो पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी 35 और 40% के करीब है, इस आबादी के अंदर राजनीतिक अवेयरनेस के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए, क्योंकि हमारा देश आज़ादी से लेकर आज तक पिछड़े वर्ग और दलित समाज पे ही राजनीतिक कुठाराघात हुए हैं। जब मैंने महापुरुषों को यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो उनसे प्रेरणा लेके हमने जब सारे प्रदेश का खाका देखा, गांव देखे, कस्बे देखे, करीब 7,500 के करीब हरियाणा के अंदर गाँव है, पंचायत है। तो मैं और मेरे साथियों ने पिछड़ा वर्ग एकता मंच की बुनियाद रखी। जींद की नई अनाज मंडी में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और राजनीतिक रूप से इनमें जागृति लाने के लिए, एक यूनिट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, एक अपनी ताकत और फोर्स बनाने के लिए हमने प्रदेश के हजारों गांवों में दौरे किए, छोटे छोटे कैडर कैंप लगाए, उनको समझाया कि भाई आप लोगों को एकजुट होकर राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो इसी मुहिम के अंदर हम लगातार पिछले करीब 24-25 साल का हमारा लंबा संघर्ष हो गया। आज जो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, आपने भी सुना होगा कि भाई हमने एक ओबीसी का फेस दे दिया, पिछड़ों के लिए हम कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। सन 2014 में ये लोग आए थे हरियाणा के अंदर
रोजगार के और शिक्षा के मुद्दे पे आए थे। अब जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमने अपने संघर्ष में लोगों को यही बताया कि भाई आज हमारे लिए मंदिर मस्जिद जरूर नहीं है, हमारे लिए शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो इस मंत्र को पी लेगा वही दहाड़ेगा। तो हमने उस बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो आंदोलन किए थे इस देश में, उन लोगों को, आम लोगों तो जो गरीब थे, किसान था, छोटा किसान था, उनको कैडर कैंप लगा लगा के हमने उनको समझाया। और जब हम कार्यक्रम करते थे तो उन कार्यक्रमों में जो भीड़ इस बात का प्रमाण होती थी कि इन लोगों में अब जागृति आ रही है। और जिस दिन ये जागृत होंगे राजनीतिक और सामाजिक रूप से, जब राजनीतिक और सामाजिक रूप से इनके अंदर वो बुद्धि और दिमाग जब इनका काम करना शुरू करेगा तो ये लोग शिक्षा में भी आगे आएंगे। शिक्षा में आगे आएंगे तो इनको राजनीतिक की भी समझ होगी, और राजनीति की जब समझ होगी तो ये लोग समाज तरक्की करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है सैनी साहब। जो हमने देखा है, आपका लगातार एक सतत प्रयास रहा है पिछड़ा वर्ग को लेकर के, और ये बात भी सही है कि जो कार्डर बेस्ड काम था या कार्डर कैंप लगाने का काम था, वो शायद एक जन आंदोलन के रूप में आप ही लेकर के आए हैं पिछड़ा वर्ग के लिए। इससे पहले इस तरह का आयोजन नहीं होता था। लेकिन इस पे एक सवाल, अनिल जी, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस में परिवारवाद है, एक ही परिवार का महिमा मंडन किया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस में परिवारवाद है और एक ही परिवार का महिमा मंडन किया जाता है। देखिए, परिवारवाद की जहाँ तक बात है, अब ये आज की हिस्ट्री तो नहीं है, तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अब चूँकि जब हम कोई अपनी बात रख देते हैं, और कई बार ऐसी होती है ना कि सच्ची बात ऐसी कह दी जैसे आंख में आंगली मार दी, हमारी हरियाणा में एक भाषा है। अब जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो मैं ज़्यादा सा मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो मैं अपनी बात रखूँगा। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, देखिए, परिवारवाद का जो आज हरियाणा में कांग्रेस की दशा का जिम्मेवार कौन है? आज हरियाणा में जो कांग्रेस ऐसी होगी, जैसे हरियाणा में, जैसे हमारे यहाँ बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है जी। आज हालात जमीन पे ऐसे हो गए, ऐसी बात नहीं है। आज हमारे 37 विधायक हैं, हर घर गली कुच्चे में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, परंतु आज उस कार्यकर्ता को कोई पूछने वाला नहीं है। हर नेता को अपने परिवार के बच्चों की तरफ देखने लग जाता है। जो आम कार्यकर्ता है, जो जिनको 20-20, 25-25 साल संघर्ष करते हो गए, उनको कोई पार्टी में नहीं पूछ रहा है। तो वोट का इजाफा और वोट का प्रचार तो आम कार्यकर्ता करता है। आम कार्यकर्ता अब फेडअप होकर घर पे बैठता जा रहा है। आप मानते हैं कि ये वास्तविकता है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता की अनदेखी हो रही है? देखिए, मैं अपने से लेता हूँ, हम कांग्रेस के सच्चे लोग हैं। हमने कांग्रेस को सींचा है, हमने कांग्रेस के लिए सड़कों के प्रदर्शन किए हैं। और जब मैंने हरियाणा में ये मुहिम चलाई थी आज से 23-24 साल पहले, कि हरियाणा के पिछड़ा समाज को कोई पूछने वाला ही नहीं था। पिछड़े समाज की पहचान चौधरी देवीलाल ने हरियाणा में कराई थी। हमारी जाति की पहचान भी चौधरी देवीलाल ने कराई थी। हाँ, कांग्रेस मैं जिस जाति से आता हूँ जी, मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति की पहचान चौधरी देवीलाल ने कराई थी। पहले मनोहर लाल जी को सांसद बनाया, फिर गुंडियाल सैनी को बनाया, फिर कलासो सैनी को बनाया, विधायक भी बनाए, 3-4 विधायक भी बनाए हैं। चौधरी साहब तो 36 बिरादरी के नेता रहे हैं। वो बेसिकली चौधरी देवीलाल सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर थे। उन्होंने गरीब का, किसान का दर्द को बखूबी समझते थे। अब हम कांग्रेस में, क्योंकि हमारे ब्लड में कांग्रेस है, हम कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं। हम कांग्रेस को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 20-22 साल से तो मैं ही कर रहा हूँ। हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ हमने पिछड़े समाज के बड़े बड़े कार्यक्रम, रैलियाँ ना की हों। अनिल सैनी को हरियाणा में लाखों आदमी जानते हैं।
परंतु पार्टी ने हमारी तरफ, पार्टी ने तो कभी देखा नहीं हमारी तरफ। अनिल जी, भाजपा का आरोप है कांग्रेस ने दशकों के शासन में ओबीसी को धोखा दिया है, उन्हें मुख्य धारा से दूर रखा है। आरोप है। देखो, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनकी बुनियादी धोखे पे है। उनके तो डीएनए में ही धोखा पड़ती है। जो देश गुलाम था तो आरएसएस का क्या काम था? जो राष्ट्रीय सेवक संघ है ये, इसका क्या काम होता था? इसकी तो अपने आप में एक हिस्ट्री है। आज मान लो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में ओबीसी का चीफ मिनिस्टर दे दिया। अब उस ओबीसी के चीफ मिनिस्टर ने क्या कर दिया? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपसे ही सवाल कर दिया मैंने। ओबीसी के लिए ऐसी क्या क्या योजनाएं ले आए वो? सिर्फ मुखड़ा दिखा के मूर्ख बनाने की जरूरत है। थोड़े दिन इंतजार कीजिए, सारा प्रदेश का ओबीसी देख रहा है। क्योंकि हम जिस पार्टी में हैं, हम कांग्रेस में हैं। कांग्रेस एक ऐसी सेकुलर पार्टी है जहां सभी जाति धर्म के लोग निवास करते हैं, जहां सबका मान सम्मान है। हम तो पार्टी में रह के अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारा राइट भी है। परंतु भारतीय जनता पार्टी तो सिवाय देश में और प्रदेश में घृणा फैलाने के का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। हरियाणा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। विकास और रोजगार के मुद्दे पे ये लोग आए थे। 2016 में क्या दंगे के फसाद हुए थे आरक्षण के नाम पे, आप बताइए। आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं सिंह साहब, जो मुझे समझ पा रहा है कि आरएसएस जो है उसका योगदान नहीं था, तो आरएसएस और भाजपा तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, वो आप जनता को दिखने में कुछ दिखाया जा रहा है, अंदर खाने से कुछ एक ही है। आरएसएस से तो उपजे हुए लोग हैं। आरएसएस की शाखाएं कह सकते हैं आप इनको। भाजपा का आरोप है कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को हमेशा वोट बैंक माना है, जबकि भाजपा ने उन्हें सम्मान और राजनीतिक भागीदारी दी। भाजपा का आरोप ये भी है कि ओबीसी वर्ग को हमेशा वोट बैंक माना गया है, जबकि भाजपा ने उन्हें सम्मान और राजनीतिक भागीदारी दी है। देखो मैडम, मैंने आपकी बातों का वैसे तो दे ही दिया जवाब। वोट बैंक तो नो डाउट, क्योंकि 55 इस देश की आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी की है। वोट बैंक तो अपने आप में ये रिकॉर्ड तोड़ वोट बैंक है ओबीसी का। जब देश के 150 करोड़ में से आधे लोग ओबीसी वर्ग के लोग हैं, उनको सम्मान के नाम पर बीजेपी ने एक काम तो किया है, जैसे हरियाणा में ओबीसी का फेस दे दिया। पर ओबीसी को जो सम्मान मिलना चाहिए उनके जिले में, उनके कस्बे में, उनके गांव में, वो कहाँ मिल रहा है? आप बताइए। रोजगार के नाम पे मूर्ख ही तो बनाया जा रहा है, सारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया इन्होंने। जो पहले एक सरकारी नौकर लगने के लिए नौजवान में एक जिज्ञासा होती थी, आज आप किसी भी गांव में आप जाके देख लीजिए, आपको माहौल का पता लग जाएगा। इनके अधिकारी हैं, जितने अधिकारी हैं सारे बेलगाम हैं। करप्शन पराकाष्ठा को पहुंची हुई है, इतना बुरा हाल है। तो आप सारी जनता रोज ही अखबारों में, टीवी चैनलों पे लोग बता तो रहे हैं कि कितना करप्शन है। सैनी साहब, मैंने यहाँ पे चौपाल कार्यक्रम किया था, उसमें भाजपा के सीनियर प्रवक्ता आए थे कृष्ण मूर्ति जी। उन्होंने कहा था कि हमने तो सब कुछ डिजिटल कर दिया है। आप कह रहे हैं कृष्ण मूर्ति जी हमारे बड़े भाई हैं और काफी सीनियर नेता हैं। वो पहले कांग्रेस में ही तो थे, पर चलो वो उस प्लेटफार्म पे हैं तो उस प्लेटफार्म की तो बात करेंगे। हर आदमी ही करेगा। पर मैं तो आपको तथ्य के साथ बता रहा हूँ ना कि बीजेपी ने बताई है ना क्या उखाड़ेगा, क्या कर दिया बीजेपी ने। जब भाजपा जितने भी हरियाणा में काम हुए हैं तो कांग्रेस के राज में ही हुए काम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आरोप है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग के हितों की अनदेखी का और उनके कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कांग्रेस ने बेहतर काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आरोप जो है वो कांग्रेस सरकार पे जो आरोप है वो ये है कि पिछड़ा वर्ग के हितों की भी अनदेखी की है, उनके कल्याण के लिए कोई ठोस कार्यक्रम भाजपा बल्कि लेके आई, कांग्रेस ने कोई ठोस कार्यक्रम नहीं चलाया। देखो, मैं बड़ी स्पष्ट सी बात है, अब बीजेपी ने प्रदेश में मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का दिया है और वो मेरे ही समाज से है। समाज का होने के नाते तो मुझे खुशी है कि हमारे समाज का प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है।
पर हम तो चीफ मिनिस्टर इसको जब मानेंगे ना तो विधानसभा और लोकसभा में अब रिजर्वेशन कराई ओबीसी की। इनको संख्या के हिसाब से जिस प्रकार शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीटें हरियाणा में विधानसभा में, पिछड़ों की भी करा दें, पंचायतों में भी कराएं। और जो रिजर्वेशन 27% दिया जाता है क्लास 1 और 2 में, उसको भी 27 कर दें, दिखाए ना करके। इन सब कुछ आरएसएस कर रही है। आरएसएस ने जो भी अपना मोहरा टेकना है उसको सूट करता है तो वो करेगी, अदरवाइज वो करेगी नहीं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है इसी में भाजपा का कहना है कि यदि कांग्रेस वास्तव में ओबीसी हितैषी है तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दलित पिछड़ा वर्ग से घोषित करें। बीजेपी का मुख्यमंत्री ओबीसी। भाजपा का कहना है कि यदि कांग्रेस वास्तव में ओबीसी के हितैषी है तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार दलित पिछड़ा वर्ग से घोषित करें, और बीजेपी का मुख्यमंत्री ओबीसी है। देखो मैडम, ये काम पार्टी हायरार्की होती है कि ये पार्टी हाईकमान करती है इस चीज़ में फैसला, क्योंकि मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, तो ये तो हाईकमान का फैसला है। हाईकमान ओबीसी के बारे में क्या सोच रही है वो आगे चुनाव आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा तो किसको आगे करेंगे। लेकिन सैनी साहब, इसमें एक बात तो आप मानेंगे ना कि यहाँ तो कांग्रेस पीछे रह गई है, भाजपा आगे है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का दिया है और कांग्रेस आज भी कहने में सक्षम नहीं है। तो ये तो मानेंगे कि आप भाजपा ने करके दिखाया है। वो तो मैंने पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर में दिया था कि भाई मुझे भी खुशी है कि ओबीसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, पर ज्यादा खुशी तो तब होगी ना कि जो मैंने जो असली बात बताई आपको कि विधानसभा में रिजर्वेशन कराए ना, जो 27% मंडल आयोग की रिपोर्ट, आपकी जानकारी में कुछ चीजें हिस्ट्री की चीजें दे रहा हूँ। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, मंडल आयोग जब लागू हुआ तो पूरे देश में 100 में से 27 नौकरी पिछड़ों को दे दी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो आज भी 27% नौकरियां पिछड़ों को नहीं जा रही। क्लास 1 और 2 की जो पोस्ट हैं जिनमें गस्टेड ऑफिसर लगते हैं, अधिकारी लगते हैं, वो 10% है। कांग्रेस के राज में खुद ये मुद्दा मैं ही उठाने वाला था। मैं दिल्ली के जंतर मंतर तक हमने धरने दिए कि जब देश में कानून बन गया है कि भाई पिछड़ों को 27 नौकरी दी जाएंगी 100 में से, तो हरियाणा में क्यों नहीं दी जा रही? क्लास 1 और 2 में यहाँ 10% दी जा रही थी, तब उन्होंने उस दबाव में आके 2% बढ़ाया था। तो बीजेपी 27% नौकरियां पूरी करेगा। मंडल आयोग की रिपोर्ट पे भी सैनी साहब मैं आऊँगा, लेकिन आपके ही सवाल से मैं आता हूँ। जब सरकार आपकी थी और सब कुछ आपका था तो जंतर मंतर जाने की क्या जरूरत थी? आपको नौकरी तो आपने ही लगानी थी। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। उस दौरान मैं हाईकोर्ट में भी सरकारी वकील था। हमारे पिछड़ा वर्ग एकता मंच की ये मुख्य डिमांड थी कि भाई 27 मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 27 नौकरी 100 में से दी जाए पिछड़ों को। हमने सरकार को, गवर्नर को भी ज्ञापन दिए, सरकार के विभाग के मंत्री को भी ज्ञापन दिए, दिल्ली के जंतर मंतर पे भी गए, वहाँ पे राष्ट्रपति को भी हमने ज्ञापन दिए। हमारी नहीं सुनी गई। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं खुद कांग्रेस में हूँ, मैंने तो कांग्रेस में रहते हुए भी ओबीसी के लिए मांग पाई थी। हम ये एक मिनट, वो काम की बात बता रहे हैं आपको। आपके इस मंच पे असली बात कोई नहीं बताता है। मैं सैनी जाति से हूँ। मैं बीसी जो पिछड़ा वर्ग ए है, ए और बी 2 कैटेगरी में बांटा गया है ओबीसी को। मैं जो ए वर्ग है, आज सबसे ज्यादा जरूरत राजनीतिक भागीदारी की जरूरत ही पिछड़ा वर्ग ए को है, अति पिछड़ा वर्ग को है। मैं खुले मंचों से बोलता हूं कि पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है, तो अति पिछड़े वर्ग को जब तक हम फ्रंट पे नहीं खड़ा करेंगे, जब तक ये लोग वोट क्यों देंगे पार्टी को? यानी हमारी जाति से जो सैनी जाति है, यादव जाति है, गुज्जर जाति है, मेव जाति है, चार जातियां हैं, 5वीं लोड है, लोड। इन 4 जातियों में से तो मेव के 3-4 विधायक बन जाते हैं, यादवों के 4-5 विधायक बन जाते हैं, गुजरों के 2-3 विधायक बन जाते हैं, और आजकल पिछले 3-4 प्लान से 1-8 विधायक सैनी भी बन जाता है। पर जो BCA कैटेगरी है जिसमें 67 जातियां आती हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग जिसे बोलते हैं, जिसमें कुम्हार, लोहार, नाई, तेली, धोबी, खाती, मनिहार, जो ये कास्ट है, जो मेहनत कश जातियां हैं, जो
मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उन लोगों को जब तक उनको लगेगा ही नहीं कि भाई पार्टी हमारे को कुछ सम्मान दे रही है, तो वो पार्टी को क्यों, बीजेपी को ये वोट क्यों गया पिछड़ा वर्ग? उन्होंने जो स्ट्रेटेजी, जो 20-22 साल से जो मैंने मिशन को लेकर संघर्ष किया कांग्रेस में रहते हुए कि भाई हम अपने प्रयास से इस संगठन के माध्यम से पिछड़ों को फ्रंट लाइन में हम लेके आएंगे, हम पार्टी से डिमांड करेंगे, हम पार्टी में संघर्ष करते रहेंगे, और उस सारे के सारे हमारे एजेंडे को बीजेपी ने कैश कर लिया। उसने बीजेपी ने ओबीसी का चीफ मिनिस्टर भी दे दिया। परंतु अब उस चीफ मिनिस्टर से, अब मैंने बार मैं तीसरी बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बैकवर्ड का चीफ मिनिस्टर प्रदेश में है तो विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन कराए ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो अति पिछड़ा वर्ग है वो अभी भी बहुत पीछे है। अरे अति पिछड़ा वर्ग को तो इन समाजों को तो कुछ मिला ही नहीं। 67 जातियां बता तो रहा हूं, 5 जाति 72 जातियां हैं टोटल, 67 जातियां हैं जो अति पिछड़े में आती हैं, उनको राजनीतिक रूप से तो कभी कुछ मिला ही नहीं। वो तो बेचारे वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। वैसे सिंह साहब ये बात सही है, बहुत कम नेता इस मंच पे आते हैं और इतनी बेबाकी से इस तरह की बात जो है अभी तक की चर्चा में जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि आपने कांग्रेस हो या भाजपा हो, आपने उन फैक्ट्स को सामने रखा है जो वास्तव में सच है। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है कि सैनी साहब, आपने हरियाणा में जाट आरक्षण के बाद आपने आपसी भाईचारा सम्मेलन किया, इस पर आप क्या कहेंगे? हरियाणा में जाट आरक्षण के ऊपर 2016 में दंगे हुए और आपस में जो भाईचारा था वो बाधित हो गया, लेकिन उसमें आपका जो हमने देखा है कि उसमें भी आपने एक भाईचारा सम्मेलन करके एक समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया। वास्तव में वो क्या था? देखो, ये जाट आरक्षण में जहां तक मैं समझता हूँ, एक सर छोटू राम जी जो जाट समाज के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने दबे कुचले लोगों के लिए, उसमें दलित भी थे, पिछड़े भी थे। अब तो ये तो दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जाट समाज ने पेटेंट करा लिया कि भाई छोटू राम तो हमारा है। बेसिकली छोटू राम जैसे महापुरुष पे भी कास्ट का ठप्पा लगा दिया, ये दुर्भाग्य है। सर छोटू राम तो सभी जाति के लोगों के लिए संघर्ष किया है। आम जो गरीब था, किसान था, खेत खलिहान में काम करता था। अब जैसे अपन तराजू में बाट जो तोलते हैं, ये बाट कौन लेके आया था? ये सर छोटू राम जी लेके आए। जब उस दौरान ग्रामीण परिवेश में साहूकार, सरमाएदार जो लोग गरीब आदमी का खून चूसते थे, अगर उनसे 100 रुपये अगर कर्जा ले लिया तो वो 100 रुपये सारी जिंदगी उनसे उतरे नहीं। वो कम भी तोलता था, तोलने वाला बाट अलग होता था, देने वाला अलग बाट होता था। इस प्रकार गरीबों को ठगा गया था। ये सर छोटू राम के आंदोलन की देने की बाट आए थे। उन्होंने उस दौरान अंग्रेजों के राज में, जब देश में अंग्रेजों का राज था आज़ादी से पहले, उन्होंने उसी टाइम ये कई कानून बनवाए थे जो हर गरीब आदमी के लिए। आज पाकिस्तान के कितने स्टेट हैं, पाकिस्तान में लाहौर से निकल जाइए आप, आज भी छोटू राम को पूजते हैं। ये जो जाट आरक्षण की बात आ गई ना, ये सर छोटू राम बनने की होड़ थी। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे, छोटू राम बनने की होड़ थी। ये मैंने जो आपने कहा कि भाईचारा सम्मेलन हमने किया था, हमने तो समाज में सौहार्द की भावना बढ़ाने के लिए उस कार्यक्रम को किया था। सभी 36 बिरादरी के लोगों को बुलाया था कि भाई उन नेताओं की पहचान करो जिन्होंने दंगे कराए, जिन्होंने बसों को फुकवा दिया, स्कूलों को फुकवा दिया, दुकानों को फुकवा दिया, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी सभा कर दी गई और 35-40 बच्चों उस आंदोलन की भेंट चढ़ गए थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, तो ये जिस प्रकार की घृणित राजनीति आज प्रदेश में हो रही है, तो आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल रहे राजनीति के अंदर। आज इस आरक्षण के मुद्दे ने तो कौम की बैरी बना दिया था।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हरियाणा के इतिहास में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके से कभी कोई आंदोलन हुआ हो। जातिगत कोई आंदोलन हरियाणा में नहीं था। देखो, मैं यूपी में भी मैं खूब घूमा हूँ, दूसरे कई स्टेटों में हम पिछड़ा वर्ग के मुद्दों को लेकर हम घूमते थे। बहुत प्रदेशों में तो हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत बेहतर प्रदेश है कि यहाँ इस तरह के जातीय दंगे नहीं हैं। और प्रदेशों में से बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ पर आपसी तालमेल ठीक है। और अब वो जो आरक्षण के नाम पे दंगे फसाद हुए थे, अब इस तरह की ऐसा मौसम नहीं है प्रदेश में। आज जो प्रदेश में जो करंट मुद्दा है वो है राजनीतिक भागीदारी को लेकर। पिछड़ों की संख्या जो टोटल संख्या है वो 35 से 40% है प्रदेश में। आज पिछड़े बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं, भाई हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए। अगर भागीदारी जहाँ मिलेगी तो वहाँ वोट पड़ेगा इन वर्ग का। मैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमें कांग्रेस में ही चाहिए, हम दूसरी पार्टियों में जा ही नहीं सकते। हमारा जो मन है हमारा, क्योंकि ये सेकुलर पार्टी है कांग्रेस, हमने बचपन से आज तक कांग्रेस को ही वोट किया है। इसलिए हम अपनी पार्टी में रह के अपने राइट्स की और अपने समुदाय की और इस वर्ग की बात को मजबूती से उठा रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग तो हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। जिस प्रकार मोदी ने पिछड़ों को देश में मूर्ख बनाया है, जिस प्रदेश में चुनाव होता वहाँ जातीय दंगे भारतीय जनता पार्टी कराती है, वो धीरे धीरे इस जनता को ये एक्सपोज होने लग रहे हैं, सब पता लग जाएगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कांग्रेस में ही रह करके रिफॉर्म करेंगे अपने जातीय समीकरणों को भी, जो पिछड़ी जातियां हमको आगे लेने का प्रयास आप करेंगे। अभी हमने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक बैठक की थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एकता मंच के बैनर पे। अभी 19 अप्रैल को दिल्ली में ही कार्यक्रम रखा है। उसके बाद हम रोहतक में कार्यक्रम करेंगे, जींद में कार्यक्रम करेंगे। हम अपने वर्ग के लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट है पिछले 25 साल से। सब नेता झुक जाते हैं, चले गए चले जाएंगे। हम अपनी बातों पे आज भी अड़े हैं, हमें कुछ मिले या ना मिले, हम समाज के साथ धोखा नहीं करेंगे। कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों को 10 वर्ष तक लटका सर, हमारा आरोप ये है कि कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों को 10 साल तक लटका के रखा हुआ है। किसने रखा है? कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों को 10 साल तक लटका के रखा हुआ है। नहीं, मंडल आयोग तो पिछले 35 साल पहले लागू हुआ। नहीं, पिछले 35 साल पहले हुआ था, लेकिन फिर भी लटका के रखा। वीपी सिंह जी ने ले आकर के 90 में इनको किया, जबकि जो 80 में इंदिरा गांधी के पास रिपोर्ट आ गई थी, तो 10 वर्ष लटका के रखा है कांग्रेस ने। वो हमारे संघर्ष से पहले की बातें हैं। मेरा संघर्ष जब शुरू होता है तो मैंने खुद मंडल आयोग को लागू कराने के लिए कांग्रेस में रहते हुए मैंने ही तो संघर्ष किया है। हरियाणा में किसी नेता ने किया है? ये जो आजकल जो नेता आपको मार्केट में दिख रहे हैं, ये 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं। सन 2000 से हमने ही मेरे साथियों ने मिलके हरियाणा का भ्रमण किया। हजारों गांवों में हमने जाके एक आदमी को समझाया और उनको राइट्स के बारे में बताया। इसलिए हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। हमने किसी से चंदा ले लेके कार्यक्रम थोड़ी नहीं करते थे। लोगों को अवेयर इतना कर दिया था कि वो अपनी गाड़ी घोड़ा लेके बस में बैठ के हमारे कार्यक्रमों को अटेंड करता था। लेकिन आपको कहीं ये नहीं लगता सैनी साहब कि जिस तरीके से कांग्रेस ने पीछे इन चीज़ों को रोका है, कहीं ऐसा ना हो कि आप संघर्ष करते रह जाएं और आपको लगता है कि संघर्ष आपका एक दिन जरूर सफल होगा? हमें तो पूरा विश्वास है कि संघर्ष हमारा कामयाब होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आते हैं अगले आरोप। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस में हर रोज घोटाले होते थे। CWG कोयला घोटाला, 2G स्ट्रेप्स घोटाला और पता नहीं कितने ऐसे केस। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी उसमें हर रोज घोटाले होते थे। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बता सकता हूँ। ये 14 में सत्ता में आए थे, जितना इन्होंने देश को लूटा है, सरकारी संस्थाओं को बीजेपी ने लूटा है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी और मेरी कल्पना से ही बाहर है। हर चीज पर इनका कंट्रोल है। सारी संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट को सरकारी बना दिया, सरकारी को प्राइवेट बना दिया।
अडानी अंबानी, ये जो बड़े बड़े डकैत हैं जो हजारों हजारों करोड़ों रुपए लेके विदेश भाग जाते हैं, एक किसान, 1 किले का किसान ने कोई ट्रैक्टर भी लोन पे ले लिया तो उसकी नीलामी कर देते हैं। उस बेचारे के पास तो फसल के दौरान जितने पैसे आते हैं वो बच्चों को पढ़े हैं, उसकी किस्त भरे की जरूरत है। आज चारों तरफ जो सरकार का निजीकरण किया जा रहा है वो आने वाले भविष्य के अंदर बहुत खतरे की घंटी है। ये समय आने पर जनता को पता लगेगा इन चीज़ों का। हम चीज़ों का विरोध ही कर रहे हैं। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी, देखो हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, हमें कांग्रेस में, हम तो बचपन से ही कांग्रेस को वोट देते आए हैं। जिस प्रकार राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर दी, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे देश को पैदल नाप दिया उन्होंने, उस आदमी का हौसला देखिए आप लोग। वही एक आदमी पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक वही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। लेकिन सैनी साहब, आपको ये नहीं लगता कि राहुल गांधी जी जो है उस यात्रा को कहीं ना कहीं वोटों में भी बदल पाए? देखो, हमारे देश वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, तो छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं क्योंकि मुकाबला बहरूपियों से है, षड्यंत्रकारियों से है। वो कौन सा पासा कहाँ डाल देते हैं, पर वो अपनी धुन में राहुल जी ने देश के करोड़ों लोगों को जगा दिया है। पार्लियामेंट में अभी ये जातिगत जनगणना वाला मुद्दा था, बड़ा करंट मुद्दा है ये, कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में कह दिया कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो अब ये रोक क्यों दिया? जातिगत जनगणना कराए ना, इनको पता लगेगा किस जाति की कितनी वोट है। अगला सवाल हमारी जो सहयोगी से इसी का है, ये आपसे इसी पे सवाल कर रही है सर। कांग्रेस कहती है भाजपा सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जबकि आंकड़े कुछ और कहती है कि भाजपा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जबकि आंकड़े कुछ और बताते हैं। ये आंकड़े क्या बताते हैं कि कम है मैडम? अब मैं आपसे क्या आंकड़े दरअसल क्या बताते हैं, मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। सैनी साहब, इस समय भाजपा की जो सरकार है उसकी, अब आपने आपकी बात काट दे, मोटी सी बात कह देता हूँ, उसी में सब कुछ है। 50,000 से लेके 1 लाख तक नौकरियां खाली हैं बैकलॉग की। बैकलॉग समझ गए आप किसको कहते हैं? वो बैकलॉग पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? और वो सारा दलितों और पिछड़ों का है। वैसे बेरोजगारी दूर हो जाएगी प्रदेश की। क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है प्रदेश के लोगों को? लेकिन मान लेता हूँ, पर कर्नाटका में तो आपकी सरकार है, हिमाचल में तो आपकी सरकार कर्नाटका है, में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तेलंगाना में बहुत बढ़िया काम कर रही है कांग्रेस की सरकार। लेकिन वहाँ जो आंकड़े हैं जो कुछ नहीं, आंकड़े भी मीडिया वाले प्रस्तुत करते हैं, झूठ साज रिपोर्ट बना के जनता को पेश कर देते हैं। हरियाणा की, आप हरियाणा की बात ले लीजिए, मैं सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। मलिक साहब हरियाणा की बात ले लीजिए। आज हरियाणा में अंदर खाने तराई तराई मची हुई है, कोई आदमी खुश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट की पार्टी है, मैनेज करके सारे काम करती। सरकार का मुखिया इनका पिछलगू है। सरकार का मुखिया कोई डिसीजन नहीं ले सकता, किसी चपड़ासी की बदली नहीं कर सकता, किसी अधिकारी की बदली नहीं कर सकता। जिस मुख्यमंत्री को अधिकारी सवाल जवाब करने लग जाएं तो प्रदेश का मुखिया है। इस पे मेरा सवाल आगे आएगा नायब सिंह जी के बारे में। इससे पहले एक सवाल और ले लेते हैं सैनी साहब। जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जनगणना को लेकर के आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो इस पे वास्तव में कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस ये जातिगत जनगणना कराची है, तो राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ही उसका समर्थन किया था कि भाई सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए। आज भी आप स्टैंड पे कायम हैं? नहीं, कराना चाहते हैं ना वो, तो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला हमारे नेता ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट किया था पार्लियामेंट में कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, पर वो जातिगत जनगणना के नाम पे वो कॉलम ही गायब कर दिया। शरारत तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर कल आप सत्ता में आ जाते हैं और जनगणना के दौर में अगर उसमें आपकी सरकार होती है, तो आप इस पे कायम हैं कि आप जनगणना जातिगत कराएंगे? 100% कराएंगे। कांग्रेस तो बार बार इस बात को, और बहुत से प्रदेशों के अंदर वो इसको लेकर धरने प्रदर्शन भी हुए कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है।
भाजपा कहती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैडम, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही। कांग्रेस बहुत बढ़िया पार्टी है, सेकुलर पार्टी है। सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग इस पार्टी के वर्कर हैं। ये हर धर्म जाति के लोगों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं कैसे कैसे नारे लेके आती है, सारे यूथ को बहकाए तो रखा है। मैं कुछ और आपको बोल दूँगा तो वो बातों के रिएक्शन और चले जाएंगे। तो बाकी कांग्रेस पार्टी ही इस देश का भला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की बदौलत इस देश को आज़ादी मिली थी। ये आज़ादी के रणबांकुरे इसी पार्टी के पुरोधा रहे हैं। बड़े बड़े वट वृक्ष थे जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। अब तो बहरूपियों के हाथ में सरकार है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के बजाय उन्हें केवल योजनाओं पर निर्भर बनाए रखा। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने दशकों तक राज किया और गरीबों को स्कीमों पर निर्भर रखा और गरीबी रेखा से नीचे रखा। देखो, अब तो ये कुछ भी कह सकते हैं। जब देश गुलाम हुआ था तो गाड़ियां जो होती थी ना, जिसमें बैल चलाते थे गाड़ी को, वो चलती थी। तो उसके बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है तो सबके सामने है। क्या जैसे इस हॉल के अंदर हम बैठे हैं, क्या ये होते उस दौरान जब कांग्रेस सत्ता में आई थी आज़ादी के बाद, तो जितनी डेवलपमेंट हुई है, 20-20 मंजिलें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। साइंस की कितनी टेक्नोलॉजी राजीव गांधी के दौरान कितनी देश में लेके आई। तो ये कांग्रेस के समय तो विकास हुआ था। सड़कें बनाने से विकास होता है। जो भी कुछ इस देश में डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, रोजगारी के नाम पे, किसी के भी नाम पे, कांग्रेस में ही तो हुआ है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा सरकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है? भाजपा सरकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? ये मैंने आपकी बात का जवाब तो इसी में दे दिया जी। पहले भी कई बार कहा है, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनका हाल तो आप लोगों के सामने ही है। ये जो बात है सेन साहब, तो सरकारी संस्थाओं का एक समय ऐसा था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय भी सीबीआई को जो है पिंजरे का तोता बोलते थे। इसमें हम ये माने कि दोनों ही पार्टियां बराबर की भागीदार हैं। यहाँ पे ऐसे दोनों को तो एकदम ऐसे कैसे मिला सकते हो? अब भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जिसकी जेब भी थोड़ी सी खुली हुई नजर आती है, उसी के घर पहुंच जाते हैं। तो यार इस बारे में तो मेरे ख्याल में तो डिस्कस का भी विषय नहीं है आज के दिन। तो पूरे देश के करोड़ों लोगों को पता है कि भाई ये जो सरकारी संस्थाएं हैं ये तो इनकी गुलाम है आज के दिन। अभय चौटाला का आरोप है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस की मेहरबानी से आई है। जो सवाल है वो ये है कि इस बार जो हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार आई है वो कांग्रेस की मेहरबानी से बनी है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। अभय चौटाला की सीनियर नेता है प्रदेश के, वो ऐसा कुछ नहीं। राजनीतिक भागीदारी में आप पिछड़ा वर्ग को कैसे देखते हैं? भागीदारी में आके आप पिछड़े वर्ग को कैसे देखते हैं? हम तो बार बार इस बात का मुद्दा उठा रहे हैं कि पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। इसको लेके तो हम दिल्ली में अगले महीने को कार्यक्रम भी कर रहे हैं। जब तक पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, कांग्रेस सत्ता से दूर रहेगी। पिछड़ों को भागीदारी हमारी पार्टी को देनी पड़ेगी, और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों को तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके साथ आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी इन्हीं के साथ अन्याय हुआ है। उनको हमने बराबर में बिठा के भाई का बराबर में सम्मान देना पड़ेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी चाहे भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, भाजपा के साथ तो इस समय पिछड़ा वर्ग है ही। कांग्रेस को अगर अपना जनाधार बढ़ाना है तो कांग्रेस को भी इस पर ध्यान देना होगा। देखो, अगर पार्टी कुछ इस बारे में गंभीरता से लेती तो हम भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ों को हरियाणा में तो कम से कम हम वापस ला सकते हैं।
एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। हरियाणा का सारा प्रदेश का पिछड़ा अनिल सैनी के नाम से लाफित है। मेरे संघर्ष को देखा है हजारों लोगों ने, लाखों लोग जानते हैं मेरे को हरियाणा। हम किसी की चंदे की रसीद काट के नहीं कहीं भाग गए हैं। हम आज भी उसी बात पे खड़े हैं, आज भी हम वही बात बोल रहे हैं। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे को पार्टी ने टैग नहीं लगाया। अगर हमारे को टैग लगा देती तो आज हम जभी तो जाए ना जमीन पे। हमने तो जमीन पे ही काम किया, हमने हवा में कभी काम नहीं किया, हमने जमीन पे काम किया। तो हमारे उन भाइयों से आज वो सब विचलित हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई खुश नहीं है, सारे वे वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने आदमी की। कौन का आदमी आए तो वो बेचारे दोबारा मूवमेंट कर देंगे। सैनी अगर मैं बात करूं तो आप नायब सिंह सैनी को किस नजरिए से देखते हैं, या हम ये कहें कि अनिल सैनी जी में और नायब सिंह सैनी जी में अगर हम तुलनात्मक बात करें तो क्या है? देखिए, सन 2000 में हमने जब ये आंदोलन चलाया था, काम की बात है आपके लिए जी, तो जब मैं अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र वाले विधानसभाओं में अपने समाज के कार्यक्रम हम करते थे, तो ये महाशय जो आज चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस बात की तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें तो खुशी है कि हमारे समाज का आदमी चीफ मिनिस्टर है। परंतु ये उस समय मेरा ही विरोध करते थे। जब मैं गांव में जाता था, कॉर्नर मीटिंग करता था, तो पीछे से गाड़ी लेके आते थे विरोध करने कि भाई ये रोहतक से यहाँ क्यों आया है, हमारा समाज तो बहुत संगठित है। एक और भी नेता है जिसके ये शिष्य थे। तो कहने का भाव ये था, जब हम उस दौरान संघर्ष में थे और संघर्ष की बुलंदियों पे थे, तो उस समय ये लोग तो विरोध करने वाले थे। तो वो चलो समय और परिस्थितियों की बात है। संघर्ष हमारा आज भी जारी है, वही संघर्ष है। लेकिन ये तो विचारधारा का कार्य का, क्योंकि वो दूसरी विचारधारा से प्रभावित हैं आप। देखो, हम तो है कांग्रेसी विचारधारा के, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते होंगे। हम तो इस पार्टी को कुछ पार्टी नहीं समझते, जो आपस में भाई भाई को लड़वाती हो, मजहबों में लड़ाई करवाती हो। सारा देश में जग हाजिर तो है, करोड़ों लोग जानते हैं। जहाँ मुसलमान नहीं होगा वहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा देगी। जैसे हरियाणा में जूता बजवाया जाटों के साथ, क्योंकि यहाँ मुसलमान नहीं था, यहाँ जाटों को मुसलमान बना दिया। तो उस क्रिएशन के पीछे देखो ना कितना बड़ा षड्यंत्र था। रातों रात मतलब हथियार भी आ गए, जलाने वाली चीजें भी उपलब्ध होगी गांव में, और जिस दुकान में फेंक दिया वो खाक हो गई। तो वो सामान कहाँ से आया? लेकिन सैनी साहब, आपका जो आरोप है वो बड़ा मुझे अलग लग रहा है। आरोप तो उसमें कांग्रेस के ऊपर था ये तो, क्योंकि प्रोफेसर वीरेंद्र जो थे उस पर भी आरोप आया था, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उनको जमानत लेनी पड़ी। नहीं, देखो वो तो एक कोर्ट की प्रोसेस है, मैं भी वकील हूँ। वो तो जब कोर्ट में कोई चीज़ लंबित होती है तो वो उसका अनुपालना करनी पड़ती है। ऐसा कोई आरोप नहीं था, ये खामखा की बातें थी। प्रोफेसर साहब भी हमारे बड़े भाई हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा तैयार किया था, प्रदेश के भाईचारे को तार-तार करना था, जातीय दंगे फैलवाने थे। एक हरियाणा का और एक यूपी के 2 आदमी को प्लांट कर दिया गया। उन लोगों ने प्रदेश का भड़ंगा मचा दिया। ये तो प्रदेश की जनता, मेरे ख्याल में तो 80% लोग तो समझ गए क्या मुकदमा था। मैं वही आंदोलन के दौरान जब आरक्षण के नाम पे दंगे हो रहे थे, मैं ही एक अनिल सैनी तो था जिसने रोहतक में हजारों लोगों को इकट्ठा करके भाईचारे की को ताकत बढ़ाने के लिए काम किया था। तो ये कहाँ थे ये लोग? ये तो भागते पोर्ट ब्लेयर भागे थे। तो कार्यक्रम में हम इस निचोड़ पे पहुंच सकते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि अनिल जी ने बड़ी बेबाकी से, चाहे बात कांग्रेस की ही क्यों ना रही हो, अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब हमारे मंच पे आने पे। और नेक्स्ट टाइम जो है किसी दूसरी शख्सियत के साथ जनता की आवाज़ कश्मीवाड़ मंच के चौपाल कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।